हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी से संबंधित जो है 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हर बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए ये सीटेट जुलाई 2024 के लिए ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 30 क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं और उनको समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि ऐसे 30 क्वेश्चंस अगर इनमें से कोई क्वेश्चंस आता है जो कि ज़रूर से ज़रूर फंसेंगे इसी में से या इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपके लिए परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस है। देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है, मतलब कई बार जो है सीटेट में पूछा गया है। देखिए, इसका आंसर क्या है? तो अंतः संबंध का सिद्धांत कहलाता है, या निरंतरता का सिद्धांत कहलाता है, या एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है, या अंतः क्रिया का सिद्धांत कहलाता है। तो देखिए, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं इसे, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो जो डेवलप होता है, ह्यूमन डेवलप है, उसको बोल रहा है कि जो है ये डेवलपमेंट होता है, हमेशा चलता रहता है, मतलब वोम्ब टू टोम्ब, ठीक है। अब ये दोनों का मतलब है, वोम्ब का मतलब है गर्भ, जो भ्रूण जब विकास होता है वहाँ से शुरू होता है पेट में अंदर जो महिला के, और उसके बाद टोम्ब तक चलता है, मतलब जो है उसके मरने तक चलता रहता है। विकास किसी न किसी रूप में उससे चलता ही रहता है। जीवन के हर क्षण वो व्यक्ति किसी न किसी रूप में विकास से, अब शारीरिक हो या मानसिक डेवलपमेंट हो या किसी भी रूप में डेवलपमेंट से जुड़ा ही रहता है उसका। तो ये कभी एक समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये सिद्धांत कहलाता है निरंतरता का सिद्धांत, मतलब निरंतर चलने वाली, कंटिन्यू, ठीक है, हमेशा जो है चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, है बहुत खास है, याद रखिएगा। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो हम सभी को पता है कि गार्डनर ने कौन सा इंटेलिजेंस दिया था, तो इसने इंटेलिजेंस दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये याद रखना, किसने दिया था? गार्डनर ने। अब मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत जो है इन्होंने जो सिद्धांत बताए थे, 8 प्रकार के जो है इंटेलिजेंस बताए थे। मतलब इन्होंने कहा था कि व्यक्ति जो होता है, प्रत्येक व्यक्ति की जो है एक यूनिक जो है एबिलिटी होती है। एक साधारण एबिलिटी के साथ साथ उस व्यक्ति के अंदर एक यूनिक एबिलिटी होती है, उसी को जो है उन्होंने निर्धारित किया था। 8 प्रकार की यूनिक एबिलिटी का नाम दिया था। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर हो सकता है स्थान संबंधी बुद्धि हो, मतलब वो खाली स्थान को बहुत अच्छे तरीके से समझता हो। जैसे आर्किटेक्ट होते हैं, आप एक घर का नक्शा देते हैं और आर्किटेक्ट को, और वो आपके आर्किटेक्ट जो है आपके घर के नक्शे में एक अच्छा डिज़ाइन बना के देता है, ठीक है, वो इससे संबंधित हो। या फिर जो है एक जो है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का मतलब होता है व्यक्ति के अंदर एक इंटेलिजेंस से ज़्यादा अन्य जो है खूबियाँ हो। मतलब एक बुद्धि, मतलब वो हो सकता है मैथ्स में अच्छा हो, उसके साथ साथ म्यूज़िक में भी अच्छा हो। ऐसा होता है ना, कई लोग जो है म्यूज़िक में अच्छा हो या डांस में अच्छा हो या किसी भाषाई जो है पकड़ में अच्छा, मैथ या किसी अन्य खूबी के साथ साथ जो है 2 क्वालिटी डेवलप हो ना, तो उसे अंतर्वैयक्तिक बुद्धि कहते हैं। भाषाई मतलब जो है भाषा में उसकी पकड़ अच्छी होगी, जैसे कवि लेखक हो जाए या जो है शेरो शायरी करता हो, तो इस तरीके की। तो जो नहीं है इसमें है भावनात्मक बुद्धि, जो है नहीं है ना, ये मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत नहीं आती है। ये भावनात्मक बुद्धि इसके अंतर नहीं। स्थान के साथ साथ म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक में अच्छा करता हो, मैथमेटिक्स में अच्छा करता हो, भाषा में अच्छा करता हो, है ना, और जो है और किसी अन्य एक्टिविटीज़ में अच्छा करता हो। तो ये सभी चीज़ें जो है इसके गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको जवाब देना है गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने 8 प्रकार के जो है इंटेलिजेंस की बात कही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत जो है सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो अब देखिए, यहां पे एक और जो है क्वेश्चन बन जाता है कि बुद्धि का कौन सा सिद्धांत है जिसमें सामान्य बुद्धि हो व्यक्ति के अंदर और विशिष्ट बुद्धि की उपस्थिति का समर्थन करता हो। इस बुद्धि को क्या कहते हैं, क्या नाम दिया गया है? तो ये इस बुद्धि को कहते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, 2 फैक्टर थ्योरी, इसे कहते हैं 2 फैक्टर थ्योरी कहते हैं, ठीक है। और ये किसने दिया था?
तो ये टू फैक्टर थ्योरी दिया था स्पीयरमैन ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। टू फैक्टर थ्योरी क्या है? एक व्यक्ति के अंदर एक सामान्य बुद्धि होती है जिसे कहते हैं जनरल इंटेलिजेंस, और एक व्यक्ति के अंदर जिसके कहते हैं विशिष्ट बुद्धि होती है उसे कहते हैं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अब जर्नल इंटेलिजेंस जो होती है वो बताता है कि द्विफैक्टर थ्योरी ये कहता है, टू फैक्टर या द्विफैक्टर द्विखंड सिद्धांत जिसे कहते हैं, इसमें होता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो दो थ्योरी होती हैं, जैसे एस और जी और एस नाम दिया है, तो जी के अंतर्गत वो बुद्धि तो उसके अंदर होगी ही होगी, सामान्य सी, जैसे हम सब लोग हैं जिनको बस केवल एक वे में काम करना आता है, वो काम करना आता है। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर एक स्पेसिफिक भी होगी, वो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, जैसे आर्ट में अच्छा हो, संगीत में अच्छा हो, किसी अन्य चीज़ों में अच्छा हो। तो इस सिद्धांत को इन्होंने जो है नाम दिया था टू फैक्टर थ्योरी। स्पीयरमैन ने दिया था ये सिद्धांत, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था, इसलिए याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे क्या होना चाहिए? देखिए, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए। जो आंशिक रूप से मतलब है कि वो बच्चा देख सकता है, पूरी तरीके से वो अंधा नहीं है, आंखों में उसमें देखने में प्रॉब्लम होगी, हो सकता है उसका जो पावर है आंखों का वो ज़्यादा हो, ठीक है। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो उसके किसी काम नहीं आएगी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है, विशेष प्रावधान होते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए, या बिना जो है किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। तो देखिए, आंशिक रूप से बच्चा देख सकता है, जो मतलब देख सकता है, उसकी हो सकता है आई पावर जो है वो ज़्यादा हो, इसलिए जो है ऐसे बच्चे के लिए जो है उसी स्कूल में जो है विशेष प्रावधान करते हुए जो उसी स्कूल में जो है एडमिशन कराना चाहिए और उसी क्लासरूम में पढ़ना चाहिए जहाँ पे वो सामान्य बच्चे पढ़ते हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा ये सोच करके कि बच्चा जो है देख नहीं सकता या उसकी मेंटल एबिलिटी जो है थोड़ी सी जो है ख़राब है या अच्छी नहीं है, वो आंखों से देख नहीं सकता या सही से लिख नहीं सकता या जो है वो बोल नहीं सकता, तो उसे एक विशेष प्रावधान वाले स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। ऐसे बच्चों को भी सामान्य स्कूल में एडमिशन कराना चाहिए और सामान्य बच्चों के साथ उसे उठने बैठने और उसे बातचीत का मौका देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, देखिए आंसर देखिए इसका क्या है, तो ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। परिपक्व होने से सीखते हैं बच्चे, या अनुकरण से सीखते हैं, या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, या जब पुनर्बलन जो है प्रदान किया जाता है तब वो सीखते हैं। तो वाइगोस्की ने जो सिद्धांत पेश किया था ये हमें पता होना चाहिए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चंस आपको इससे मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, ये याद रखिएगा, सांस्कृतिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। वाइगोस्की का मानना था कि बच्चे जो है वो समाज और संस्कृति के संपर्क में आकर सीखते हैं, ठीक है। तो इसका देखिए ऑप्शंस अगर देखा जाए तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, मतलब सामाजिक क्रियाएं जो होती हैं, जो दो वयस्क और समवयस्क उसके एज वाले या उससे बड़े एज के लोग जो हैं उसके साथ वो आसपास जहाँ रहता है उस समाज में, वहाँ से वो मेल जोल करके उनके जो है सांस्कृतिक क्रियाकलापों से सीख करके जो है बच्चे सीखते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन जो है कमज़ोर मत समझिएगा, एग्जाम में पूछा ज़रूर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है कौन सी स्थिति है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष क्या क्या मतलब होता है। हर चीज़ जो भी एक्टिविटी कराना है स्कूल में वो सभी एक्टिविटी जो है बच्चे के इर्द गिर्द हो, मतलब कुछ भी आप करते हैं सब कुछ जो है बच्चे को सेंटर में रख करके सारे कार्य जो हैं वो होना। तो अब देखिए ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र जो है संसाधन है, अब यहाँ पे केंद्र में है पाठ्य पुस्तक, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक जो है समूह से मतलब वार्तालाप कर रही है, बातचीत कर रही है, या एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा जो है दिए गए पुरस्कार और दंड से संचालित होता है, ये भी ऑप्शंस गलत हो जाता है। आखिरी देख लेते हैं, एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिख देती है और जो है शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने के लिए कहती है,
तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो है एक बच्चे जो है एक राउंड टेबल में बैठते हैं या इर्द गिर्द आसपास सभी लोग एक ग्रुप में बैठते हैं और फिर टीचर क्या करती है, सभी बच्चों से जो है बातचीत करती है, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का प्रयास करती है, उनके बिहेवियर को जानने का प्रयास करती है, उनके जो है उनके क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का वक्र जो है, तो जब हम किसी ग्रुप में कई जो है ग्रुप्स बांध दें या केवल एक ही ग्रुप रख दें और एक ग्रुप में जब बच्चे जो है एक दूसरे के संपर्क में सीखते हैं, एक दूसरे की नॉलेज गेन करते हैं। मान लीजिए ये बच्चा जो है भाषा में इंग्लिश में बहुत अच्छा है, तो दूसरा बच्चा इसकी जो है लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा। और मान लीजिए ये जिस बच्चे ने जो है इंग्लिश भाषा अडॉप्ट करी है दूसरे के संपर्क में आके, हो सकता है इस बच्चे को पंजाबी आती हो बहुत अच्छे से, तो इंग्लिश वाला बच्चा जो है इससे पंजाबी सीखेगा। हो सकता है कि इंग्लिश वाले बच्चे को जो है मैथ अच्छी आती हो और जो पंजाबी वाला लड़का है उसको साइंस अच्छी आती हो, तो हो सकता है ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आके मैथ और साइंस में बेहतर हो जाएंगे। तो एक दूसरे के साथ जब वो संपर्क में आते हैं, सामाजिक रूप से बैठते हैं, सामाजिक रूप से चर्चा करते हैं, एक दूसरे के जो है प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, तो इससे जो होता है उनके सीखने की जो क्रिया होती है वो बढ़ जाती है। वो जल्दी से जल्दी जो है चीज़ों को सीख जाते हैं। तो इससे जो है उनके सीखने का जो वक्र होता है, ग्राफ होता है, वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से निर्धारित की जाती है, या अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार देकर के बच्चे के जो है विकार, कोई जो जन्मजात जो विकार होते हैं उनको दूर किया जाता है, या पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास के लिए महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है? तो देखिए, आनुवांशिकता और पर्यावरण की बात कर रहा है, तो कौन सा जो है पॉइंट सत्य है? तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के संपर्क में आकर बेहतर होता है। अगर किसी भी बच्चे का जो है डेवलपमेंट अच्छा करना है तो उसके आसपास जो इन्वायरमेंट है, जो वो जहाँ रहता है, जिन ग्रुप्स के साथ वो उठता बैठता है ना, जिस परिवार में जो है संपर्क में है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा करना होगा, बच्चे के इर्द गिर्द करना होगा। जो चीज़ें ज़रूरी है वो चीज़ों को रखिए, है ना। अगर मान लीजिए इन्वायरमेंट जो है घर में गाली गलौज मारपीट वाला है, तो बच्चे के अंदर भी वही सब गुण डेवलप होंगे। अगर जो है परिवार में पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो पढ़े लिखे लोग की तरह बिहेव करेगा, उनके जो है आचरणों को जो है अपने अंदर जो है मतलब धारण करेगा। इसी तरीके से हेरिडिटी जो इंपॉर्टेंट होती है, जिसको कहते हैं आनुवांशिकता है। हेरिडिटी क्या होती है? वो होती है कि जो पेरेंट्स से जो है उनको जो गुण मिलते हैं, जेनेटिक, वो होती है हेरिडिटी। मान लीजिए कि अगर बच्चे के जो है माता पिता में जो है मतलब बच्चे के माता पिता में कोई प्रॉब्लम्स है, शारीरिक हो या मानसिक हो, तो कहीं ना कहीं बच्चे के जन्म के समय वो प्रॉब्लम्स उसके अंदर आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस की एक प्रॉब्लम है, वो आनुवांशिकता संबंधित रोग है। अब कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति को हरा या रेड रंग जो है नहीं दिखता है, अब ऐसे में जो है बच्चे के अंदर आ गई, तो इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं उसका जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो दो चीज़ों से बनता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण से जो है उसके। तो ये देखिए, विकास के कुछ पहलू जो है आनुवांशिकता पर निर्भर होते हैं और कुछ जो है पहलू जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट पर निर्भर होते हैं। इन दोनों के संपर्क में ही जो है आकर के बच्चे का जो है डेवलपमेंट होता है, और इन्हीं दोनों के संपर्क में जो है इन्हीं दोनों के कारण जो है बच्चे का विकास जो होता है वो प्रभावित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? तो पियाजे के सिद्धांत क्या है? पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था हम सभी को पता होना चाहिए कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत उन्होंने दिया था, जिसे कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया था, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, या फिर हम इसको कहते हैं बौद्धिक विकास का सिद्धांत। व्यक्ति का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, जब वो होता है तो उसके जो है मतलब कुछ जो है चरणों पे होता है,
उसमें बताया गया है। तो उसके पियाजे ने जो व्यक्ति के जो विकास के सिद्धांत में जो 4 जो है चरण बताए थे, तो विकास गुणात्मक चरणों में होता है। कौन से चरण है? वो 4 चरण दिए गए हैं। ये याद कर लीजिएगा कि मेरे प्रीवियस वीडियो में जो है मैंने इसको बाकायदा डिटेल में समझाया है, या फिर मेरी एक प्लेलिस्ट में जाकर के आप पियाजे के सिद्धांतों को समझ सकते हैं, मेरे पर्सनल नोट्स उसमें दिए हुए हैं। या बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, या निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, या बच्चे अपने पर्यावरण पर जो है क्रिया करते हैं। इसका सही आंसर क्या है? तो देखिए, इसमें जो कहा नहीं जाता है वो है निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ऑप्शन सी। याद रखना, पियाजे के 4 सिद्धांतों में से ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, निरंतर अभ्यास से जो है अधिगम होता है, ये किसका है नियम है? ये थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने जो है सीखने का नियम दिया था। याद रखना, थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? सीखने का नियम दिया। इन्होंने 3 प्रकार से सीखने के नियम बताए थे। एक तो ये कि किसी व्यक्ति के जो है एक तो ये कि किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के आप सीख सकते हैं, या फिर निरंतर अभ्यास से सीख सकते हैं, अभ्यास का नियम जो दिया था, और या तो फिर जो है निरंतर जो है प्रैक्टिस से, किसी चीज़ से निरंतर, है ना। तो ये है, इन्होंने जो है नियम दिए थे। तो प्रभाव में आकर निरंतर अभ्यास करके, हमेशा निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए, या अभ्यास जो है करके आप सीख सकते हैं। थॉर्नडाइक का सीखने का नियम दिया। ये जो है पियाजे के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यहाँ पे कौन सा जो है शिक्षक जो है की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। तो कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना होता है। ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक टीचर, एज अ टीचर आप क्लासरूम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या है? अनुशासन बनाए रखना, या फिर एक टीचर के तौर पे जो है जो निर्धारित जो है पाठ्य पुस्तक है उसका पालन करना, जो सिलेबस दिया गया है उसको किसी भी रूप में जो है सिलेबस को समझाना है, कंप्लीट कराना है, ये आपका काम है। या पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराना, रिवीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये देना है। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लेते हैं। आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो देखिए ऑप्शन हमें मिल गया, आंसर है डी इसका। एज अ टीचर आपका काम होना चाहिए कि क्लासरूम जो है सही क्लासरूम दिखे, वहाँ पे जो है बच्चे जो है आराम से बैठ सके, वहाँ सुविधाएं हों बैठने की। ऐसा नहीं है कि क्लासरूम में बेंच नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, पहली चीज़ ये चीज़ हो। उसके बाद बैठने के बाद अच्छे से बैठ सके, फिर बच्चे एक दूसरे से जो है संपर्क में आए, एक दूसरे से सही से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके। ग्रुप में बैठा लिए या एक दूसरे से प्रश्न पूछिए, है ना, इस तरीके से जो है संवाद करें और प्रश्न पूछें और उसके माध्यम से सीखें एक दूसरे के। ठीक है, तो आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद करें और एक दूसरे से प्रश्न पूछें और उसका आंसर्स दें एक दूसरे से। टीचर भी बच्चों से प्रश्न पूछे, बच्चे भी टीचर से क्वेश्चंस करें। ठीक है, इससे उनके सीखने का वक्र भी जो है बेहतर होगा, अच्छा होगा, बढ़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रभावित करती है, प्रोत्साहित करती है? समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है ना। तो वो कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। वो कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य जो है वो सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। या अलमारी में अच्छी तरह से संगठित हो, बुकें और अच्छी तरीके से रखी गई हो, है ना, उन्हें बाहर जो है तभी निकाला जाए जब उनकी ज़रूरत हो। या फिर जो है पाठ्यक्रम सामग्री द्वारा संचालित, संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली क्लासरूम हो। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बच्चे जो है खुली गतिविधियां जो है करते हो, ठीक है, और जो है जो भी बुक्स हैं बच्चों के, जो लाइब्रेरी है वहाँ पे जो भी बुक्स रखी हैं वो उनके संपर्क में हो, वो उसे ले सकते हो, पढ़ सकते हो, और जिस समय क्लासरूम चलती हो, जितने समय तक स्कूल चलता हो, उस समय वो किसी भी बुक्स को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, नॉलेज गेन्स कर सकते हो। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि, ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार जो है आकलन या मूल्यांकन कह लीजिए, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन या आकलन करना हो, ठीक है, तो वो जो है आप कैसे करेंगे? तो इससे क्या विद्यार्थियों में आकलन करते हैं जब हमारा मूल्यांकन होता है, जब टीचर हमारा कोई टेस्ट लेता है या हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ये जानने के लिए कि कितना तुम बेहतर हो इस टॉपिक के बारे में, तुमको कितना नॉलेज है, ठीक है, तो ये जब तो उससे तनाव का संचार होता है बच्चे के अंदर, ये इसका उद्देश्य होता है कि बच्चा कितना डरे इस क्वेश्चन से, तो ये होता है, तो ये तो बिल्कुल भी गलत है।
इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को जो है एक फीडबैक प्राप्त हो जाता है, या कि ये केवल एक बार वर्ष के अंत में होना चाहिए आकलन या टेस्ट कह लीजिए, कुछ भी। विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किया जाए। तो देखिए इसका सही जवाब है, आकलन का जो उद्देश्य होता है वो बच्चे और जो है टीचर को एक फीडबैक मिल जाता है कि टीचर ने कितना पढ़ाया है और बच्चे ने जो है कितना गेन किया है। ठीक है, इसका एक फीडबैक मिल जाता है ताकि जो है अगर बच्चे में कोई कमी है तो उसको सुधारा जा सके, टीचर में भी कोई कमी हो तो वो भी टीचर जो है सुधार सके अपने अंदर। ठीक है, तो इसलिए आकलन जो है, आकलन का उद्देश्य होता है एक दूसरे का जो है फीडबैक तैयार करना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। विविध जो है प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, याद रखिएगा बहुत सारे लड़के हैं जहाँ पे सामाजिक रूप से बैठते हैं, सामाजिक आर्थिक है, आर्थिक रूप से हैं बच्चे जो है मतलब मजबूत है, पृष्ठभूमि से आते हैं, या सांस्कृतिक सामाजिक का मतलब है और आर्थिक का मतलब है कि बहुत पैसे वाले बच्चे हों, अमीर हों, है ना, कुछ गरीब हों, कुछ पैसे वाले हों, इस तरीके के। और सामाजिक रूप से जो है प्रतिष्ठित, मतलब कुछ जो है अन्य कुछ जातियों से संबंधित कर लीजिए। सांस्कृतिक का मतलब है कि इनकी पृष्ठभूमियाँ भी अलग हो, सांस्कृतिक, कोई जो है हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो। सामाजिक रूप में भी इसी तरीके से डिवाइड कर लेते हैं, आर्थिक रूप से अमीरी गरीबी भी से डिवाइड कर लेते हैं। तो बच्चों से युक्त कक्षा हो, क्लासरूम ऐसे भरी हो और सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये कथन जो है सही है कि गलत है, ये चीज़ को समझना है। तो हम सभी जानते हैं कि एक क्लासरूम है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो है बच्चे बैठते हैं, मतलब अमीर गरीब से तो छोड़िए, उसके साथ साथ जो है वैचारिक रूप से अलग हो, सांस्कृतिक रूप से अलग हो, सामाजिक रूप से अलग हो, ऐसे बच्चे जो है एक दूसरे के जो संपर्क में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि इनके अधिगम का जो वक्र होता है, मतलब लर्निंग स्किल्स होती है, बेहतर होती है, यह हम सभी जान चुके हैं। तो अब देखते हैं इस, तो ऑप्शंस पहले सही है तो सही ढूंढ लेते हैं। यहाँ 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं सही, गलत वाला तो गलत हो गया, क्योंकि सही वाले ऑप्शन 20 पढ़ लेते हैं। तो सही, क्योंकि बच्चे अपने साथियों के अनेक कौशल सीखते हैं। तो हम सभी समझ गए हैं कि जो है बच्चे जो है सामाजिक, सांस्कृतिक, जो है आर्थिक पृष्ठभूमि के होंगे बहुत सारे बच्चे, तो एक दूसरे के जब संपर्क में आएंगे तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कौशल सिखाएंगे, कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलप कराएंगे। ठीक है, अमीर घर का लड़का कहीं ना कहीं वो मान लो बोलचाल में उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, वो कुछ मैनर्स उसके अच्छे हो सकते हैं। गांव का लड़का हो सकता है तो उसकी कुछ जो है चीज़ें उसकी कमज़ोर हो सकती है, कुछ उसकी बेहतर हो सकती है। वो जो है गांव का लड़का जो है अपने जो है शहर के लड़के को जो है बच्चों को जो है गांव के बारे में बताएगा, शहर का लड़का शहर के बारे में बताएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी। अपने जो है खान पान के बारे में बताएगा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे, पंजाबी वाला अपने अलग तरीके के जो है मतलब खान पान से जो है अवगत कराएगा बच्चों को। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अनेक कौशल्स जो है उसको सीखने को मिलेंगे एक दूसरे के संपर्क में आकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे। अब किस वातावरण की बात हो रही है इसको देख लेते हैं ऑप्शंस। जहां उनकी संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशंस, भावनात्मक, है ना, इमोशंस को जो है महत्वपूर्ण जो है मतलब उनके इमोशंस की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और वे अनुभव करेंगे कि वह महत्वपूर्ण है। या वो जहाँ शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, या फिर पढ़ने लिखने और संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान केंद्रित होगा। या इसका आंसर है ऑप्शन ए। बच्चे जो है उस वातावरण में अच्छे तरीके से सीखते हैं, पढ़ते हैं, बैठते हैं, वार्तालाप करते हैं एक दूसरे से, जहाँ पे उनकी भावनाओं को मतलब महत्व दिया जाता होगा। ऐसे बच्चे नहीं सीख सकते जहाँ पे उनकी भावनाओं को जो है रोका जाए, उनको बोलने से रोका जाए, उनको बात बात पे टोका जाए। ऐसे बच्चों को जो है नहीं सीख पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि वो घर पे बातचीत नहीं करते लेकिन स्कूल में खूब बातचीत करते हैं, दूसरे बच्चों के संपर्क में आके खेलते हैं। इसका मतलब है कि वो घर पे जो है पेरेंट्स जो होते हैं उसको उसकी बातों को वैल्यू नहीं देते और स्कूल में उसकी बातों को वैल्यू मिलती है, इसलिए वो ऐसा करते हैं। ठीक है, तो याद रखना और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। विकास का सिरा पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास जो है इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो सिरा पदाभिमुख सिद्धांत जो है क्या कहलाता है? मतलब किसी व्यक्ति का जो डेवलपमेंट होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो ये व्यक्ति का सिर है, तो ये जो सिर होता है सिर से पैर की ओर होता है। तो आंसर देख लेते हैं, सिरा पदाभिमुख। सिरा मतलब सिर और पदा मतलब पद मतलब पैर और विमुख इसकी ओर, सिर से पैर की ओर विकास की प्रक्रिया चलती हो, उसी को कहते हैं सिरा पदाभिमुख।
अच्छा, इस सिद्धांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा जाता है। आपसे पूछ लेगा सिरा पदाभिमुख जो है सिद्धांत को क्या कहा जाता है, क्या नाम दिया जाता है, तो ये इसे कहते हैं सिफेलोकॉडल। ठीक है, सिफेलोकॉडल। ठीक है, ये होता है सिरा पदाभिमुख। और अगर जो है जो सेंटर से जो है बाहर की ओर जो है, ठीक है, तो इस सिद्धांत को कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। ठीक है, तो ये दो नाम हैं, ये याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में टीचर की जो भूमिका होती है वो किस तरीके का वातावरण, तो वो होता है खोज को प्रोत्साहित देता है, या नियामक है, यह समावेशन को हतोत्साहित करता है, या आवृत्ति को बढ़ा देता है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। प्रगतिशील कक्षा में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराता है जिससे जो अधिगम जो बच्चे जो सीखते हैं उससे जो है खोज को प्रोत्साहन मिले, बच्चे एक दूसरे के स्किल सीखें, है ना, कुछ नया खोजने का प्रयास करें, अपने जो है जो तार्किक जो सोच होती है बच्चे की उसको समझने का प्रयास करें, उसको दौड़ाएं, अपने जो है सोचें, जैसे प्रतियोगिता करा लें या फिर पहेलियां कराई जाएं, तो बच्चे कहीं ना कहीं खोज करेंगे। ठीक है, क्रिएटिव बनेंगे। तो ये चीज़ों को जो है टीचर एज अ टीचर जो है आपको कराना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा का जो है लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। अब यहाँ औसत बुद्धि वाला बच्चा जो है वो भाषा को पढ़ने में उसको समझने में दिक्कत हो रही है, तो भाषा को जिसको पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगर जिस बच्चे को लिखने में समस्या हो उसे कहते हैं डिसग्राफिया। लिखने में जैसे कि वो बी को जो है डी लिख दे और 3 को जो है ई लिख दे, है ना, बैट को जो है कुछ और लिख दे, इस तरीके से चीज़ें जो है हो रही हो, ए को जो है उल्टा ए लिख दे, तो ये ऐसे लेखन अक्षमता दर्शाता है इसके बच्चे को, इसको डिसग्राफिया कहते हैं। और अगर बच्चे को जो है गणित में प्रॉब्लम है, वो गणित की गणनाओं को जो है समझ नहीं पाता, जैसे 2+2 क्या हुआ, 2 मल्टीप्लिकेशन जो है 6 क्या हुआ, या गणित जो है जोड़ घटाना मल्टीप्लिकेशन या कुछ अन्य जो है चीज़ों को गणनाओं को नहीं समझ पाता, तो उसकी गणितीय जो है अक्षमता को दर्शाता है, जिसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा अगर होगा। ठीक है, और गति समन्वय अक्षमता डिस्प्रैक्सिया का क्या कहते हैं, इसमें बच्चा जो है गति को जो है नहीं समझ पाता, कितनी दूरी है, कितनी तेज बॉल आ रही है, उसको कैसे पकड़े, ये चीज़ों को जो है उसमें समझने में दिक्कत होती है, तो इसको पठन अक्षमता जो है डिसलेक्सिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है जितने भी जो बच्चे होते हैं उनको केंद्र में रख करके जो है सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो बच्चों को एक कोने में बैठा दिया जाता है, ये बिल्कुल भी गलत है। प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम कराया जाता है, उनके रोक टोक करके जो है, प्रतिबंधित का मतलब प्रोहिबिशन, मतलब किसी रोक टोक में रख करके जो है उनको लर्निंग कराई जाए, या वे ऐसी गतिविधियां करें जिसमें खेल शामिल ही नहीं होते हैं, या वे बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो बाल केंद्रित में चीज़ें क्या होती है, जो भी एक्टिविटी कराई जाती है, जो भी पढ़ाई होती है, जो भी स्किल सिखाए जाते हैं, जो भी जो है क्लासरूम चलती है, वो सब चीज़ बच्चों के इर्द गिर्द ही होती है। ज़्यादातर चीज़ें बच्चों से हाथ से ही कराई जाती है। ठीक है, तो बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां जो है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। विकास जो है डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए विकास जो है एक सामान्य प्रक्रिया है जो कि वोम्ब टू टोम्ब चलने वाली प्रक्रिया, हम सभी को पता है, मतलब गर्भ से प्रारंभ होती है और कब्र तक चलती रहती है, उसकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, और ये एक जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। ठीक है, एक सामान्य रूप से चलती है और विशिष्टता की ओर बढ़ती चली जाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ तक अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हों, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो है आपको जो है हमेशा आपको वीडियोस ऐसे मिलते रहें। ठीक है, और अपने दोस्तों से शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इस वीडियो का आप दोस्त को भी लाभ हो। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर, ध्यान रखना, टीचर ने राघव, एक राघव नाम का बच्चा है, उसको जो है कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किए गए एक मधुर संगीत बजाते हुए देखा उसने, टीचर ने। तो कक्षा अध्यापक जो है उसका विचार आया कि राघव के अंदर किस तरीके की बुद्धि है, जो है उच्च स्तरीय है, मतलब उसका IQ लेवल जो है वो अच्छा है।
ठीक है, 120 है अप्रॉक्सीमेटली, तो वो उच्च स्तरीय मान के चल रहे हैं। और बुद्धि जो है किस प्रकार की है इस चीज़ को बताना है। तो हमने आपको बताया था पहले भी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस जो होता है वो किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। गार्डनर ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और गार्डनर ने जो ये सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत को मल्टीपल सिद्धांत, इसमें 8 प्रकार की बुद्धि को जो है डिफाइन किया गया था। ठीक है, तो जिसके अंदर मधुर संगीत बजाने की क्षमता है वो संगीतमयी जो है इंटेलिजेंस कहलाती है। ठीक है, भाषाई होती तो उसके अंदर जो है लिंग्विस्टिक होती है, या फिर जो है वर्बल जो है इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को मैंने आपको बताया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी। ठीक है, व्यक्ति जब कब क्रिएटिविटी को जो है करने लगता है, बच्चा जो होता है वो क्रिएटिव कब होता है, जब उसको जो है कुछ नया, क्रिएटिव का मतलब होता है कुछ नया बनाने की जो है क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जैसे आर्ट बनाया जाता है ना, ड्राइंग बनती है तो कुछ नया बनाता है, या फिर साइंस में कुछ गणनाएं होती हैं वो भी तो क्रिएटिविटी का ही उदाहरण होता है ना, या फिर मैथ हो या डांस हो या किसी भी चीज़ में जो है क्रिएटिविटी करना। तो ये किस चीज़ का जो है मतलब संबंधित है। तो देखिए ये अपसारी चिंतन कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अपसारी चिंतन मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, चीज़ों को बाहर सोचना। मतलब मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है, हम इसको डॉट को हम एक प्रॉब्लम मानते हैं और इस प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हमने इस बॉक्स से निकल करके कई इसके सॉल्यूशंस ढूंढने का प्रयास किया। इसी से क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है क्रिएटिव आता है, सोचता है, वो दिमाग के घोड़े दौड़ाता है, अपने जो है तार्किक चिंतन का जो है मतलब कोशिश करता है, सोचने का, है ना, फुल इंटेलिजेंस का जो है यूज़ करता है। तो इससे अंदर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी जो है बनती है, क्रिएटिविटी की धारणा आती है, क्रिएटिविटी वो करने लग जाता है और उसकी जो है सोच भी अच्छी होती जाती है, कहीं ना कहीं उसके जो है इंटेलिजेंस पावर भी बढ़ती जाती है। इसको जो है अपसारी चिंतन कहते हैं। और अभिसारी में क्या होता है, किसी प्रॉब्लम का केवल एक ही, कई जो है मतलब ये एक प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढने के प्रयास करना, उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चे में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो हर बच्चे के अंदर एक जो है स्वयं के ज्ञान की रचना करने की क्षमता होती है, हम सभी को पता है। ठीक है, और एक जो है मतलब अर्थ निर्माण करने की क्षमता होती है। तो इसको क्या कहते हैं, तो देखिए इसको जो है सुगम, एक टीचर जो है उसमें क्या कार्य करता है, तो इसमें टीचर जो होता है वो पाथ प्रदर्शक की तरह है, सुगमकर्ता लिख लीजिए, या फिर पाथ जो है प्रदर्शक होता है, मतलब उसको रास्ता दिखाने वाला होता है, गाइड करने वाला होता है जिसे कहते हैं, है ना, किसी को प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देना, उसकी मदद करवा देना। एज अ टीचर की भूमिका वही होती है। टीचर क्या होता है, बच्चे के ज्ञान के निर्माण में उसको सहायता प्रदान करता है। कहीं वो प्रॉब्लम में फंस गया तो उसको जो है एक बूस्ट देता है कि देखो ये एक, जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि प्राइमरी क्लास के बच्चों, जैसे उनसे कहा गया ABCD बच्चे सुनाओ बेटा, अब वो ABCD सुना रहा है और KL और M के बाद N की जगह वो O बोल दे रहा है, N मिस कर दे रहा है। तो आप एज अ टीचर, पेरेंट्स जो है आपकी भूमिका ये होनी चाहिए कि उसको सुगम करता, उसको सही से रास्ता, पाथ प्रदर्शक या गाइड उसको कर सके। ठीक है, बस इतनी है जो है टीचर की भूमिका होती है, ना कि उसको व्याख्या करने लग जाओ उसके जो है काम की, या फिर उसके संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट करने जाओ, या उसे निर्देशक के तौर पे जो है बिल्कुल डायरेक्टर बन जाओ उस काम में, या तालमेल बिठाने की कोशिश करो। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसका बी आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे की कौन सी विशेषता नहीं होती, वो उच्च आत्म क्षमता, स्वयं में सोचने की उसके अंदर क्षमता होती है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये प्रतिभाशाली बच्चे की क्षमता होती है। यह निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं, तो बिल्कुल ऑप्शंस हमें मिल गया है, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं। प्रतिभाशाली बच्चा है मतलब उसका IQ लेवल अच्छा है ना, कहीं ना कहीं उसका IQ लेवल सामान्य बच्चे से अच्छा है। ठीक है, 100 से अधिक है, 110 से अधिक है ऐसे बच्चे की IQ। तो वो IQ वाला बच्चा जो है क्रिएटिव माइंडेड होगा, है ना, उसको जो है गणितीय जो है क्षमताएं अच्छी होंगी, पढ़ने में अच्छा होगा, कुछ क्रिएटिविटी में अच्छा होगा, है ना, बहुत सारी खेल में अच्छा होगा। तो निम्न औसतीय मानसिक क्रियाएं तो जो है सामान्य से भी कमजोर बच्चे की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत है यहाँ पे, बाकी सभी चीजें होंगी। बच्चों की त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
तो बच्चों की त्रुटियां जो है उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग है, या बच्चे तब त्रुटियां करते हैं जब शिक्षक सौम्य हो और उन्हें त्रुटियां करने का पर दंड ना देता हो, या बच्चों की जो है त्रुटियां शिक्षक के लिए महत्वहीन है और उसे चाहिए कि उन्हें काट दे और उन पर अधिक ध्यान न दे, या असावधानी के कारण बच्चे त्रुटियां करते हैं। तो देखिए जो कथन सत्य है त्रुटियों के बारे में, तो बच्चे जो गलती करते हैं वो उनके सीखने की प्रक्रिया का अंग होता है। जो बच्चे करते हैं गलती उसी से वो आगे सीखते हैं, उसी को गलती को बार बार अगर दोहराते हैं तब तो उनकी लर्निंग स्किल्स कहीं ना कहीं कमज़ोर है। और अगर वो बच्चे गलती करते हैं किसी चीज़ में और उसको बाद में वो दोहराते नहीं है, उस गलती को बार बार नहीं दोहराते हैं, तो इसका मतलब है कि वो सीखने की प्रक्रिया उनकी अच्छी चल रही है। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों की जो त्रुटियां होती हैं उनके सीखने की प्रक्रिया का ही एक अंग माना जाता है, ना कि उन्हें दंड देना चाहिए या फिर उसको महत्वहीन मान लेना चाहिए गलतियों की कि वो अभी करेगा ही करेगा बाद में सही हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। समायोजन शिक्षा क्या होता है? तो देखिए इसको ऑप्शंस देख लेते हैं, खुद ही समझ में आ जाएगा। विद्यालय ना आने वाले बच्चों को विद्यालय में लाना, यह आपका जो है कार्य है, या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा में लाना, या विशेष व सामान्य बच्चों को जो है साथ साथ पढ़ने की सुविधा देना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो सकता है? समायोजन शिक्षा का मतलब होता है जहां पे सभी लोगों का समायोजन हो, सभी बच्चे समायोजित हो। क्लासरूम में जो है सभी बच्चों को जो है एक तरीके की सभी प्रकार के बच्चे वहाँ पे हो, सभी बच्चों को एक एरिया के बच्चों को ला करके शिक्षा प्रदान करना, उसे समायोजन शिक्षा कहते हैं। तो ऐसे बच्चे जो बच्चा स्कूल नहीं आ रहे उनको लाने का प्रयास करना चाहिए जो विद्यालय ना आते हों, या ऐसे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो गरीब हों, पढ़ने में कमज़ोर हों, या थोड़े मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, जो आंखों से दिख ना रहा, उनको भी जो है स्कूल में लाना और बच्चों के मुख्य धारा में जोड़ना, मतलब उस समाज में जोड़ना, ये करना चाहिए। या विशेष और सामान्य बच्चे जो होते हैं साथ में पढ़ने की सुविधा देना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? तो मैंने आपको बताया था सीखने का नियम किसने दिया था, ये दिया था थॉर्नडाइक ने। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी, इन्होंने सीखने के नियम 3 दिए थे। वो कौन से दिए थे कि अभ्यास का नियम जिसको कहते हैं वो दिया था, और एक दिया था तत्परता का नियम। ठीक है, डेली अभ्यास करके जो है हम सीख सकते हैं, निरंतर जो है किसी चीज़ में तत्परता मतलब जो है अपना जो है इंटरेस्ट दिखा करके हम सीख सकते हैं, और किसी के प्रभाव में आकर के जो है सीख सकते हैं। तो ध्यान रखना, किसी के प्रभाव में आकर के हम सीखते हैं, या फिर है निरंतरता, हम किसी को जो है तत्परता, हम किसी चीज़ में तत्परता दिखा करके मतलब हम एक इंटरेस्ट दिखा करके हम सीखने का प्रयास करते हैं और अच्छे से सीख लेते हैं, और यह फिर हम निरंतर अभ्यास से सीखते हैं। इसमें खेल का जो है नियम कोई भी नहीं है। ठीक है, ये याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सीखने का वो मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को जो है उत्प्रेरित करता है, सीखने का वो मॉडल जो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी की जो है भावना लेके आता है, क्रिएटिविटी के जो है गुण जो है डेवलप करता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसे रचनावादी मॉडल कहा जाता है। याद रखना, रचनावादी, क्रिएटिविटी जो है सृजनात्मकता को भी हम रचनावादी जो है मॉडल भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी, ध्यान रखना क्रिकेट का खिलाड़ी है और वो गेंदबाजी के कौशल विकसित कर लेता है। ठीक है, मतलब वो बॉलिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बल्लेबाजी वाली बैटिंग में जो है उस कौशल को प्रभावित नहीं करता है। मतलब वो जो है एक क्रिकेट का खिलाड़ी है जो अपने जो है बैटिंग उसको अच्छे से आती है, उसके कौशल उसके अंदर डेवलप है, लेकिन वो गेंदबाजी में अच्छा करना चाहता है, इसलिए उसमें गेंदबाजी में बहुत प्रैक्टिस करता रहता है। लेकिन गेंदबाजी के करते हुए वो अपनी बल्लेबाजी को जो है किसी तरीके से कमज़ोरी नहीं करता, जितना आता था उसको आता है। ठीक है, तो ये जो प्रशिक्षण है वो अंतरण किस तरीके का है? ये विधेयात्मक जो है प्रशिक्षण कहलाता है, ये निषेधात्मक प्रशिक्षण कहलाता है, शून्य प्रशिक्षण, अंतरण कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, देखिए समझ लीजिएगा, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं और उस सीखने की प्रक्रिया में कोई बाकी जो अन्य गुण जो हमारे अंदर गुण हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें बताया रहे हैं कि गेंदबाजी उसकी अभी भी वैसे ही कर रहा है, लेकिन गेंदबाजी वो अच्छी सीख गया है, लेकिन बल्लेबाजी को अभी भी उसने प्रभावित नहीं किया, मतलब वैसे ही कर लेता है जैसी वो पहले कर लेता था। तो इस सीखने के गुण को कहते हैं शून्य जो है प्रशिक्षण अंतरण। मतलब किसी चीज़ को, एक चीज़ को सीखने से
एक चीज़ के सीखने से दूसरे चीज़ के सीखने पर हमें कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर यही होता कि हम जो है हम कोई चीज़ सीखते, मतलब हमने गेंदबाजी सीखी और हमने देखा कि अब हमारी गेंदबाजी तो अच्छी हो गई लेकिन बल्लेबाजी जो है हमारी प्रभावित हो रही है। ध्यान रखने का, गेंदबाजी अगर कौशल विकसित हो गया, उसके साथ साथ हमारी बल्लेबाजी जो हमें पहले अच्छी आती थी अब वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये हो गया निगेटिव। याद रखना, ये निगेटिव हो गया। ठीक है, निगेटिव प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। अगर लेकिन अगर हमने गेंदबाजी सीखी और गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी हमारी बेहतर हो गई किसी कारणवश, ठीक है, हमने एक चीज़ सीखी लेकिन दूसरी चीज़ बेहतर हो गई, या फिर हमारी गेंदबाजी के कारण बल्लेबाजी तो हमारी अच्छी थी, अब हमारी फील्डिंग अच्छी हो गई, तो ये हो गया पॉजिटिव जो है प्रशिक्षण अंतरण कहलाता है। तो इस ध्यान रखना, ये तीनों चीज़ों को समझ लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही जवाब है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है किस चीज़ के बारे में? तो देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी है, इस चीज़ को जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ज्ञान का विकास किया जाए, हर एजुकेशन पॉलिसी का जो है लक्ष्य होता है कि भाई बच्चे के अंदर जो है एक जो है नॉलेज क्रिएट किया जाए, नॉलेज का जो है डेवलपमेंट होता है, ज्ञान का विकास हो, प्रशिक्षण के शिक्षण को लिए सुव्यवस्थित जो है पाठ्यक्रम हो, छोटा सिलेबस हो, टीचर जो है प्रशिक्षित हो, है ना, और बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी का जो है प्रचार प्रसार, यही सब चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करेगा ये क्वेश्चंस, मुझे लगता है सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आखिरी क्वेश्चन है सीडीपी का। यहाँ पे 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और आप देख पाए होंगे, अगर सभी ने ये पेपर देखा है तो ये बहुत खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मेरे प्रीवियस पेपर ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा, पेपर नज़दीक है, इसलिए पेपर लगाना, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो देखिए, आपने कई बार देखा होता है कि कई बच्चे जब गुस्सा करते हैं, है ना, मारपीट कर लेते हैं या किसी चीज़ के लिए गुस्सा कर लेते हैं, जब कोई चीज़ मांगते हैं और आपने नहीं दिया तो गुस्सा हो जाते हैं, तो उस स्थान को छोड़ करके किसी अन्य कार्य में चले जाते हैं, वो खेलने चले जाते हैं, आपसे बात नहीं करते, उस स्थान को छोड़ जाते हैं। तो उस चीज़ को क्या होता है, जब तक उनको अच्छा नहीं महसूस होता तब तक वो उस रूम में नहीं आते हैं या उससे बात करने नहीं आते। तो इस जो है प्रतिरक्षा तंत्र को कहा जाता है विस्थापन। ठीक है, वो एक स्थान छोड़ करके चले जाते हैं, दूसरे जब तक महसूस अच्छा नहीं करते तब तक नहीं आते, तो उसे कहते हैं विस्थापन। बिल्कुल जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ठीक है, 30 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही है। हमारा चैनल है मोहित स्टडी IQ सेंटर, इसको फॉलो कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।